नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से पिछले करीब 4 हफ्ते से किसान आंदोलन के नाम पर देश में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है, बार बार ये खबरें आती हैं कि किसान इस पूरे मामले पर बटे हुए हैं। आज भी ऐसी फिर से 2 खबरें आई हैं। एक खबर है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये खबर आई है कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार को अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। हमें सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सरकार हमें हल्के में ले रही है, सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें बातचीत में कोई भी किसी भी तरीके का परहेज नहीं है, ये कहना है किसान संगठनों की तरफ से आज एक लंबी बातचीत के बाद। दूसरी खबर यह है कि आज फिर से देश के कृषि मंत्री से किसानों की एक टोली मिलती है जो कि 3 लाख हस्ताक्षरों का 3,13,000 हस्ताक्षरों के पेपर्स उन्हें सौंपती है और वो उसका ये दावा है कि ये जो हस्ताक्षर है 3 लाख गांवों से इकट्ठे किए गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा जो हस्ताक्षर है वो 1 लाख गांवों से इकट्ठे किए गए हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार किसी भी हालत में इन कानूनों को वापस न ले। ये जो कानून बने हैं इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, कृषि मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री तक सबके सब लोगों को बता रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई भी एक भी क्लॉज नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो और जो चीज़ें किसानों ने मांग की थी, जो 11 दौर की बातचीत चली, उसमें जोड़ने के लिए सरकार उसको जोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज भी कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी वो और जुड़वाना चाहते हैं, सरकार उसके लिए खुले दिल से बैठी हुई है। किसान बातचीत की टेबल पर आए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही कह चुका है कि इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को, इस धरने को रोकने के लिए किसानों को एक समिति बनाकर सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और उसमें जल्दी से जल्दी इस गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास करना चाहिए। यहाँ जिस तरीके से दिल्ली को बंधक बनाया गया, बार बार कई राज्यों के किसान आए, पहले 6 राज्यों के आए और आज जो किसान संगठनों ने पत्र सौंपे हैं या फिर हस्ताक्षर सौंपे हैं, ये 20 राज्यों के 1 लाख गांवों से होकर आए हैं और इसलिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। देश में करीब 6 लाख गांव हैं और उनमें से 20 राज्यों के 1 लाख गांवों के किसान जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले हरियाणा के लाखों किसानों ने इस बात का समर्थन किया था, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इस तरीके के सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए और उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई थी कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले किसान हैं उनमें ज़्यादातर बड़े किसान या आड़तिए या फिर वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर मंडियों में पूरा का पूरा माल नहीं जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि उन्हें अपनी उपज का पूरा दाम मिलना चाहिए, बेहतर दाम मिलना चाहिए, चाहे वो मंडी में बिके या फिर उसे कोई प्राइवेट कंपनी खरीदे या कोई और खरीदे। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। संबित पात्रा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और वामपंथियों की पोल खोल के रख दी और उसने बताया कि किस तरीके से जो केरल है वहां पर एपीएमसी का कानून नहीं है, वहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स ही मंडियां चलाते हैं और उनमें ज़्यादातर जो वामपंथी दलों या कांग्रेस के लोगों का राज है। उसके बावजूद ये वामपंथी इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जो कि गलत है। आपको बता दें कि यहाँ जो किसान संगठनों के नाम पर लोग जुटे हुए हैं उनमें एक बड़ा वामपंथी नेता हन्नन मौला इस पूरे मामले में लोगों को बिदकाने का, बहकाने का काम करता है और बातचीत के दौरान भी ये देखा गया था कि हन्नन मौला की वजह से ही किसान बातचीत से पीछे हटे थे। दूसरी तरफ संबित पात्रा ने यह भी बताया कि त्रिपुरा में भी ऐसा ही हाल था, लेकिन त्रिपुरा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है किसानों को उनकी उपज का दाम मिलने लगा है और वो पूरे के पूरे जो वामपंथियों ने एक नीति अपना रखी थी कि जहां पर लेफ्ट होता है वह बाकी चीज़ लेफ्ट नहीं रहती। देयर इज़ लेफ्ट, देयर इज़ नथिंग, इकोनॉमी इज़ लेफ्ट। तो इस तरीके की बातें होती थी लेफ्ट के शासन में, लेकिन अब उसमें बदलाव आया है। 2 उदाहरण देके संबित पात्रा ने दिखाया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट इस पूरे आंदोलन में किसानों का हित के नाम पर, किसानों के हित के नाम पर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार जैसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में इस तरीके के कानून पहले बना चुके हैं 2006 में, उसके बावजूद वो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी एक किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको लेकर जश्न मनाया गया था, लेकिन आज पंजाब के कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती में अपनी ज़मीन खो देगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि किसान की ज़मीन से नहीं बल्कि फसल पे
समझौता होगा और उस समझौते में अगर किसान समझौता तोड़ता है तो उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉरपोरेट है या कोई प्राइवेट फर्म है, वो अगर समझौता तोड़ेगी तो उसको उसका कंपनसेशन भुगतान करना पड़ेगा। इस तरीके के प्रावधान होने के बावजूद इनका विरोध किया जा रहा है। जबकि संबित पात्रा ने यह भी बताया कि जिस पश्चिम बंगाल की ममता दीदी आज बात करती हैं कि यहाँ किसानों के खिलाफ ये सब हो रहा है, आज भी ममता बनर्जी की तरफ से अपने 5 सांसद भेजे गए थे सिंगू बॉर्डर पर, वहाँ की पोल भी खोली संबित पात्रा ने और बताया कि पश्चिम बंगाल में जो एक बड़ी चिप्स बनाने वाली कंपनी है उसके साथ बहुत पहले एक करार हो चुका है और इसको लेकर राज्य सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। पहले कम्युनिस्टों ने करार किया था और बाद में उसी करार को ममता बनर्जी ने भी जारी रखा। उस करार से किसानों का नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। तो ये सारी बातें उन प्रदेशों की है जहां से ज़्यादातर ये पार्टियां ऑपरेट होती है और जहां के लोग इस तरीके की बातें करके किसानों के नाम पर एक गतिरोध पैदा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत के एक बड़े किसान का साला यानी कि राहुल गांधी भी अब राष्ट्रपति को 3 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर देने के दावे किए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा। अब ये 3 करोड़ लोग कहां से आएंगे ये तो पता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता भी नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो वोट मिले थे उसमें भी 3 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन ये जो हस्ताक्षर का ड्रामा करके वो राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, किसान कानूनों को वापस लेने की मांग करना चाहते हैं, जबकि जब यही कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इसी तरीके के कानून लाने की बात कर रही थी और इन कानूनों को वो अपने घोषणा पत्रों में रखते थे और किसानों को उसके बदले में वोट मांगा करते थे। तो लेकर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप उसका श्रेय ले लीजिए, हमने आपके जो घोषणा पत्र में वायदे हुआ करते थे उनको पूरा कर दिया है, अब आप जनता के बीच जाइए और ये कहिए कि हमारे दबाव में आकर हमारे जो वायदे थे उन्हें पूरा किया गया है और इसका श्रेय आप ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ किसान का भला चाहते हैं। और उसी के तहत प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 25 दिसंबर को जब अटल जी का जन्मदिन होगा उस दिन किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाला जाएगा। उस दिन मैं एक बार फिर से किसानों से बात करूंगा और उसमें इंटरेक्शन भी होगा, कई जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों से चर्चा भी की जाएगी। और ये संदेश देने के पीछे उनकी वजह यही थी कि वो चाहते हैं कि किसान जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को पूरी तरह से समझकर सरकार ने जो उनके फायदे के कानून बनाए हैं उन्हें स्वीकार करे और अगर उन्हें कुछ लगता है कि इसमें कुछ जोड़े जाने की जरूरत है तो उसको भी सरकार मानने के लिए तैयार है। ऐसा उन्होंने पिछले संबोधन में भी कहा था और अभी कृषि मंत्री ने फिर से कहा है कि हम खुले दिल से किसानों के हर सुझाव पर चर्चा करने के लिए राजी हैं और किसान भी अगर कानूनों में कोई भी किसी तरीके का उन्हें बदलाव चाहिए तो क्लॉज बाई क्लॉज आकर अपने एक दल बनाकर वो आ सकते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजकर उस पर चर्चा कर सकते हैं और उस पर उनको हर बात का क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो पूरा मामला है ये किसानों का मामला कम और राजनीतिक मामला ज़्यादा लग रहा है। जो विपक्ष है उसको ले देकर एक मुद्दा मिल गया है और उसके बहाने से वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी सीएए के बहाने जिस तरीके से विपक्ष ने पूरी की पूरी घेराबंदी करने की कोशिश की थी सरकार की और बीच में कोरोना आ गया, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया था कि सड़कों को बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस बार एक याचिका भी लगी, इस याचिका पर चर्चा हुई और तब उस चर्चा के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या अपने मौलिक अधिकारों के बचाव के नाम पर किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। बातचीत करनी पड़ेगी और उन लोगों को भी कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा जो किसान संगठनों के नाम पर इस पूरे के पूरे गतिरोध के लिए जिम्मेदार हैं। ये स्थिति पैदा हुई तो उसके बाद में अन्य पार्टियां भी उसमें आ गई और उन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये कोर्ट के नाम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान संगठनों को ये चिंता भी है कि अगली जब कोर्ट की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, उससे पहले अगर ये गतिरोध समाप्त नहीं हुआ तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इस बात के प्रमाण देने पड़ेंगे कि उन्होंने दिल्ली को जो बंधक बनाया था, जो गतिरोध पैदा किए थे, उसके पीछे संवैधानिक कारण थे, कानूनी कारण थे जो कि वो साबित नहीं कर सकते हैं और उस स्थिति में उनके खिलाफ कोर्ट कुछ कार्रवाई भी कर सकता है। तो इस तरीके की स्थितियां भी बन रही हैं। दूसरी तरफ हन्नन मौला, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग इस पूरे मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उस साथ में अकाली दल भी इसमें कूदा हुआ है
तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मिलाकर दिल्ली वाले परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा और कब दिल्ली में आकर नौकरी करने वाले या दिल्ली से बाहर जाकर नौकरी करने वालों को अपनी जीविका कमाने का जो मौलिक अधिकार है उसको प्रयोग करने का मौका मिलेगा। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था हरीश साल्वे की तरफ से कि जो लोग दिल्ली में नौकरी करने आते हैं, इन रोडों के बंद होने की वजह से उनके ऊपर जो जीवन का संकट पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी और जो लोग ये सब कर रहे हैं अपने अधिकारों के नाम पर, उन पर एक सख्त निर्देश देने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गंभीरता दिखाई थी और ये कहा था कि एक समिति बननी चाहिए। सरकार बार बार कोशिश कर रही है, उसके बावजूद जिस तरीके से इसमें वामपंथी और कांग्रेसी नेता घुसे हुए हैं और वो बार बार किसानों को बहकाने का काम करते हैं, उनको बातचीत की टेबल पर नहीं आने देते। आज भी जिस तरीके से किसान समिति के प्रवक्ता ने बातचीत की उसमें योगेंद्र यादव को साथ साथ देखा जा सकता था, यानी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो बयान था, उसमें इन लोगों का अभी भी हस्तक्षेप है और इस हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की थी सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्रीय कृषि मंत्री साफ कर चुके हैं कि बार बार पूरे देश से इस तरीके के समर्थन पत्र मिल रहे हैं, तो हम ये बात कैसे मान लें कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है। केवल 2 प्रदेशों के और वो भी कुछ इलाकों के जो किसान हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो पहले ये स्पष्ट करें कि जो बाकी देश के ज़्यादातर किसान इसका समर्थन कर रहे हैं वो गलत क्यों हैं और ये सही क्यों हैं। अब ये जो लड़ाई है टेक्निकल लड़ाई हो गई है और उसके बावजूद जिस तरीके से भावनात्मक इस लड़ाई को बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ पार्टियां इसमें गेम खेलती हुई नजर आ रही हैं, उसको बार बार एक्सपोज होने के बाद भी सेंटिमेंटल तरीके से किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और बार बार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर यह दबाव डाला जा रहा है कि उनको बंद किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अब जिस तरीके की घोषणा किसानों ने की है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, सरकार पहले से कह चुकी है, तो उस स्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत से अब शायद इन लोगों को कुछ समझ आएगी। जय हिंद, जय भारत।